हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगली 40 से 45 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर आपके दिमाग में पूरा सेट होने वाला है, तो ध्यान से सारी बातें सुनना। तो बिना कुछ ज़्यादा बातें करते हुए अपन सीधा चैप्टर पे मूव करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग की बातें करेंगे। वन शॉट वीडियो है, वो छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। सारा दिमाग आप सारा जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में सेट होने वाला है, पूरी फिल्म चलेगी दिमाग के अंदर। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से सुनना। पहला इसके अंदर क्या है? अच्छी तरल की परिकल्पना। क्या है? अच्छे तरल की परिकल्पना क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। मतलब क्या? सीधी सी बात बताऊं आपको कि जो पुराने टाइम पर जो भारतीय आयुर्वेद जो तंत्र है, ठीक है, आयुर्वेद और जो ग्रीक है ना, जो ग्रीक जो साइंटिस्ट है वहां पर हिप्पोक्रेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या बोलते थे कि भैया जिस पर्सन के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर काला पित्त है, जिस व्यक्ति के अंदर क्या है? काला पित्त है ना, काला पित्त है, ब्लैक बाइल जिस व्यक्ति के अंदर है, वो क्या है? हॉट पर्सनैलिटी का है। क्या है? वो है बड़ा हॉट है। ठीक है, बोलते हैं ना बड़े हॉट है, बड़ा हॉट है। ठीक है, तो वो वाला हॉट नहीं है भैया। ये क्या है? ये क्या है? जिस पर्सन के अंदर काला पित्त है उसके बुखार होगी, उसके फीवर होगा। ये उनकी बोलने की बातें थी। लेकिन इस जो उनका ये बहुत दिनों तक चला। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि ब्लड सर्कुलेशन। क्या ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जो है, इसका क्या किया? खोज कर दी। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज कर दी। और उन्होंने क्या किया कि भैया जिसके अंदर काला पित्त था ना, जिस व्यक्ति के अंदर काला पित्त था, उसको थर्मोमीटर से टेस्ट कर लिया। उसको क्या कर लिया? थर्मोमीटर से टेस्ट कर लिया। अब थर्मोमीटर टेस्ट किया तो उसके बुखार थी नहीं। ठीक है, तो उनकी थ्योरी जो है ये क्या कर दी? गलत सिद्ध कर दी। किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्वास्थ्य किस किस से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य किस किस से प्रभावित होता है? अपनी जो हेल्थ है वो किस किस से अफेक्ट होती है, किस किस से प्रभावित होती है, वो देख लो। आनुवांशिक विकार मतलब मां बाप से जो मिलता है आपको, मां बाप से कोई रोग मिल गया आपको, तो वो क्या? आनुवांशिक विकार है, तो उससे तो हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर इंग्लिश में। संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन जो फैलते हैं ना, इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो क्या है? उससे भी आपकी जो हेल्थ है वो खराब होती है, तो संक्रमण हो गया। फिर क्या है? जीवन शैली इंग्लिश में लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसे, मतलब कैसे आप खाना खा रहे हो, कैसे आप रह रहे हो, कैसे आप पानी पी रहे हो, सारी चीजें, कब आप सो रहे हो, कब आप उठ रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। कैसे आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई, लाइफस्टाइल के अंदर, जीवन शैली के अंदर आ गई। ठीक है, तो वो भी आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। क्या आप खा रहे हो, आप कचरा खा रहे हो बाहर का, तो फिर आपकी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, तो वो सारी बातें खा लिया करो यार, कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर बात करें रोग की बातें करते हैं, डिजीज की बातें करते हैं। ठीक है, रोग की बातें कर लेते हैं। तो रोग दो टाइप के हैं, संक्रमक और असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, इंग्लिश में इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। ठीक है जी, इन्फेक्टियस कौन कौन से होते हैं? जो संक्रामक है वो कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है, नाम से पता लगा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो चला जाएगा, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, वो संक्रामक है। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता, वो क्या है? ऐसा असंक्रामक है। ठीक है जी, ये देखो संक्रामक क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संचारित होता है, मतलब फैलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या है? सामान्य जुकाम जो होती है, ठीक है, जो सामान्य जुकाम हो गई, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, वो एक दूसरे से दूसरे इंसान के अंदर फैल जाती है। किसी ने छींक दिया और दूसरे ने वो क्या कर लिया? सांस के साथ ले लिया, वो ड्रॉपलेट्स जो है ना, वो सांस के साथ ले ली, तो उसके अंदर भी वो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो घातक वाली जो डिजीज है ना, जो सबसे डेंजरस है, जो सबसे डेंजरस जो रोग है, वो कौन सा है? जो आपके जो इन्फेक्टियस है, जो संक्रामक है, इनके अंदर जो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो कौन है? एड्स। ठीक है, असंक्रामक की बात करें, नॉन इन्फेक्टियस की बात करें, संचारित नहीं होते, ठीक है, फैलते नहीं है। ठीक है, और इसमें सबसे जो घातक है वो कौन सा है? कैंसर है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया। अब ये ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। ये आपके पैराग्राफ के अंदर लिख करके अलग अलग बातें लिख करके उनको मैंने एक जगह उठा के लेके आया हूं। ठीक है, तो जीवाणु रोग कौन कौन से हैं? मतलब सीधी सी बात है, बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो जीवाणु से होते हैं, वो कौन कौन से रोग है भैया? टाइफाइड है आपका, टाइफाइड है, वो होता है। ठीक है, न्यूमोनिया होता है, पेचिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेचिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइसेंट्री। क्या बोलते हैं? डाइसेंट्री। ठीक है, प्लाग है, ठीक है, प्लेग है, ठीक है, डिप्थेरिया है। ये है क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कौन से? जीवाणु से होने वाले रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। फिर बात करेंगे विषाणुजनित रोग की। किसकी बात करेंगे? विषाणुजनित रोग की। इंग्लिश में बात करें क्या है? वायरल डिजीज। क्या है? वायरल डिजीज कौन कौन सी है भैया? सामान्य जुकाम है, वो किससे होती है? वायरस से होती है। सामान्य जुकाम किससे होती है? वायरस से होती है। एड्स जो है आप सबको पता है किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है, प्रोटोजोन की बात करें, प्रोटोजोन से कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन से रोग है? मलेरिया है और अमीबा है। कौन कौन से? मलेरिया और अमीबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमीबाइसिस। क्या बोलते हैं? अमीबाइसिस। ठीक है जी, फिर बात करें कवक रोग की। किसकी बात करें? कवक रोग की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगल डिजीज। ठीक है, हिंदी में कवक रोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगल डिजीज, जो फंजाई से होते हैं। ठीक है, तो क्या कौन कौन से होते हैं भैया? दाद होता है। कौन होता है? दाद होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी? कृमि रोग की। किसकी बात करें? कृमि रोग की। ठीक है, ये कृमि रोग क्या होता है भैया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हेलमिंथिक डिजीज बोलते हैं।
हिंदी में कृमि रोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलमिंथिक डिजीज बोलते हैं। कृमि रोग क्या होता है भैया, ये होता है भैया क्या बोलता है, एस्केरिस्टा, क्या होता है, एस्केरिस्टा, इंग्लिश में एस्केरियासिस, और एक है फाइलेरिया, क्या है, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, ठीक है, फिलारियासिस, इंग्लिश में क्या होता है, फिलारियासिस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक एक की बात कर लेते हैं, फिर जो मैंने अभी रोग बताए उनमें से जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो डिटेल में रखे उनकी डिटेल में बातें कर लेते हैं। पहले बात करेंगे टाइफाइड की, किसकी बात करेंगे, टाइफाइड की। तो टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड होता किससे है वो देख लो भैया, साल्मोनेला टाइफी से होता है, किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, ठीक है जी। फिर ये किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर घुसता है। साल्मोनेला जो टाइफी है किसके अंदर होता है, छोटी आंत के, है ना, मतलब खाने के साथ में पानी साथ में कहां जाता है, छोटी आंत के अंदर जाकर घुस जाता है, वहां पर जाके बैठ जाता है। इससे होता क्या है कि सिम्टम देख लो भैया, लक्षण क्या क्या है, जो टाइफाइड है उसके लक्षण क्या क्या है वो देख लो। उच्च ज्वर होती है, मतलब कि टाइम मतलब हाई फीवर होती है, ठीक है, जो बुखार है वो तेज होती है, ठीक है। कमजोरी आ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। आमाशय में पीड़ा, आमाशय में पीड़ा मतलब पेट दर्द होना, ठीक है, आमाशय में पीड़ा मतलब पेट दर्द होना, ठीक है। कब्ज होने लग जाती है, मतलब कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज तो आप सब जानते हो ना, बताने की जरूरत नहीं है। सिर दर्द, ठीक है, भूखने लगना, भूख लगे, ठीक है, तो भूखने लगती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर गंभीर मामलों में क्या होती है, आंत्र में छेद में और मृत्यु हो जाती है फिर, ठीक है। ये तो नॉर्मल बातें होती है, मतलब जो सीवियर केस की बात करें, मतलब जो सीरियस केस है उसके अंदर गंभीर मामलों में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है ना, जो आंत है ना, उसके अंदर छेद बन जाते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, और उसके बाद में क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है। तो जिनके अंदर टाइफाइड जो है लंबा चल जाता है ना, तो उनके अंदर ये छेद हो जाते हैं और फिर उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। इसके अंदर पीड़ार परीक्षण किया जाता है इसकी पुष्टि करने के लिए। अब किसी के अंदर भैया, किसी के अंदर टाइफाइड है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उसने बताया कि भैया मेरे ये सिम्टम है डॉक्टर साहब, तो मेरे को क्या क्या हो गया, ठीक, तो डॉक्टर साहब को पता, मतलब उसको पढ़ के है ना, वो तो डॉक्टर एमबीबीएस करके है ना, तो उसको पता है कि भैया ये सिम्टम्स बता रहा है, ये तो टाइफाइड के अंदर होते हैं, तो उसको सख्त हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, विडाल टेस्ट लिख के देगा, विडाल टेस्ट जैसे करवाया वो कंफर्मेशन टेस्ट आ जाएगा। तो विडाल टेस्ट करते हैं किसके अंदर, टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए। एक है मैरी मेलन, आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है मैरी मेलन है। मैरी मेलन नाम की एक औरत थी, ठीक है, वो क्या थी, कुक थी, मतलब खाना बनाती थी वो, तो खाना बनाती थी, तो उसने क्या, उसके टाइफाइड हो गया, और उसने मतलब ध्यान नहीं दिया, और तो वो खाना बनाती रही, खाना बनाने के साथ साथ में लोगों को खाना खिलाया, साथ साथ में उनको टाइफाइड भी खिला दिया, और उन लोगों को टाइफाइड हुआ। तो ये क्या, टाइफाइड ऐसे फैला, तो इसी को क्या दे दिया, मैरी मेलन, उसी को एक नाम दे दिया, टाइफाइड मेलन नाम दे दिया। मैरी मेलन से उसको एक निकनेम दे दिया, तो आजकल निब्बा निब्बी देते हैं ना आपस में, अभी देखो वैलेंटाइन डे आने वाला है और दोगे आपस में आप लोग, तो वो क्या है, मैरी मेलन को क्या नाम दे दिया, टाइफाइड मेलन नाम दे दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर न्यूमोनिया की बात कर लेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया, ठीक है, होता किससे भैया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इनसे क्या होता है, न्यूमोनिया होता है। अब इसके वो देख लो, वायु कोष्ठ के अंदर वायु कोष्ठ जो है वो संक्रमित हो जाते हैं निमोनिया के अंदर। ये वाली बात ध्यान से सुनना। लंग्स जो है, लंग्स आप सब जानते हो, लंग्स जानते हो सारे, तो उसके अंदर वायु कोष्ठ होते हैं। वायु कोष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलाई, ठीक है, लंग्स के अंदर वायु कोष्ठ होते हैं एल्विलाई, ठीक है, वो केस के अंदर निमोनिया के अंदर वो संक्रमित होते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान से सुनना कि जो लंग्स है उनका जो वायु कोष्ठ है वो संक्रमित होते हैं किसके अंदर, निमोनिया के अंदर, ठीक है। वायु कोष्ठों में क्या है, तरल भर जाता है, ठीक है, जो सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, तो जो वायु कोष्ठ है उनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, जो वायु कोष्ठ है, जो लंग्स के जो वायु कोष्ठ है उनके अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है। सांस लेने में समस्या होगी, ठीक है। अब लंग्स है, लंग्स से आप सांस लेते हो, ठीक है, तो उनका जो वायु कोष्ठ है उनके अंदर अगर पानी भर गया तो सांस लेने में दिक्कत तो आनी है, ठीक है। लक्षण क्या क्या भैया वो देख लो, ज्वर, ठीक है, मतलब बुखार होगी, ठिठुरन मतलब सर्दी लगेगी, ठीक है भैया, और क्या होगा, खांसी आएगी, सिर दर्द होगा, खांसी सिर दर्द, ठीक है, और बुखार होगी और आपको ठंड लगेगी। ये सारे सिम्टम किसके हैं, निमोनिया की। अब गंभीर मामलों में क्या होते हैं, ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब मतलब किसी को भैया सीवियर केस है, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज वाली बातें हो गई, तब क्या होगा, होठ और जो नाखून है ना, होठ और जो नाखून है वो कैसे हो जाएंगे, नीले कलर के हो जाएंगे, ठीक है, नीले रंग के पड़ जाएंगे, कौन, होठ और नाखून। आगे चलते हैं, फिर निमोनिया की बात कर ली। अब बात करेंगे सामान्य जुकाम की। किसकी बात करेंगे भैया, सामान्य जुकाम की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। जो सामान्य जुकाम होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। तो लड़कियां तो कोल्ड हो गया ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, किससे होता है भैया, राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। नाम ध्यान से सुनना, किससे होता है, राइनो वायरस से। आगे पूछूंगा मैं, कंफ्यूज होगे, किससे होता है, राइनो वायरस। और ये वायरस जो है ना, राइनो वायरस किसी वायरस का नाम नहीं है, ये एक बहुत सारे वायरस का है ग्रुप है, बहुत सारे वायरस का ग्रुप है। उससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड, जो सामान्य जुकाम हो होता है, बहुत सारे विषाणुओं का समूह है ये। इसमें क्या होता है, सामान्य जुकाम के अंदर क्या होता है, नाक और श्वसन जो पथ है ना, नाक और जो श्वसन पथ है वो इसके अंदर संक्रमित होते हैं, ठीक है। नाक और जो श्वसन पथ है उसको संक्रमित करता है निमोनिया। जो कॉमन कोल्ड है, जो सामान्य जुकाम है, इसके अंदर क्या होता है, नाक और जो श्वसन पथ है वो इसके अंदर संक्रमित होते हैं, ठीक है। फेफड़ों को नहीं करता, फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं है। लंग्स जो है ना, लंग्स
फेफड़े जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, जबकि न्यूमोनिया के अंदर फेफड़ों को नुकसान था, कॉमन कोल्ड के अंदर फेफड़ों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 से 7 दिन के अंदर, ये 3 से 7 दिन तक रहता है, तो 3 से 7 दिन के अंदर आपकी जुकाम हो ठीक हो जाती है। अब बात करें किसकी, एस के रिश्ता, किसकी, एस के रिश्ता, इंग्लिश में एस्केरिसिस। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एस्केरिस्ता, ठीक है। तो ये एस्केरिसिस, इसकी बात कर लेते हैं, किससे होता है भैया, ये एस्केरियसिस से होता है, किसके, एस्केरिस से होता है, इंग्लिश में एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस से होता है। इसके अंदर होता क्या है भैया, आंत्र जो है ना, आंत्र परजीवी, ठीक है, ये क्या है, आंत्र परजीवी है, ये जो एस्केरिस है ना, एस्केरिस जो है ये क्या है, आंत्र परजीवी, मतलब इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, आंत के अंदर रहता है, मतलब जो आपकी आंत है ना उसके अंदर रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है, ठीक है। लक्षण की बात कर ले, इसके अंदर लक्षण क्या आता है, एस्केरिस्ता के अंदर लक्षण क्या क्या आते हैं वो देख लो भैया। आंतरिक रक्तस्राव होगा, आंतरिक रक्तस्राव होगा, मतलब अंदर ही अंदर खून बहता रहेगा, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, अंदर ही अंदर क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, ये क्या आंतरिक रक्तस्राव होगा। इसके अंदर पेशीय पीड़ा होगी, पेशीय पीड़ा का मतलब क्या है, मस्कुलर पेन, मसल्स के अंदर दर्द रहेगा, ठीक है। जबर, जबर क्या है, बुखार होगा, ठीक है। अरक्तता, अरक्तता क्या होती है, एनीमिया, मतलब खून की कमी आ जाएगी। मैंने बताया ना अभी कि अंदर ही अंदर खून बहता रहेगा, अंदर ही अंदर खून बहेगा तो क्या होगी, खून की कमी आ जाएगी, तो अरक्तता हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। आंतरिक अवरोध, ठीक है, आंतरिक अवरोध मतलब जो आंत है ना, आंत जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये सारे किसके सिम्टम है, एस्केरिस्ता के। अब बात करेंगे किसकी, हस्तीपद, हस्तीपद या फिर हाथीपांव, हाथीपांव या फिर शल्यपद, ठीक है, शल्यपद या फिर एलिफेंटाइसिस या फिर फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, तो या फिर फाइलेरिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फिलेरियासिस, क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस। होता किससे भैया, ये होता किससे, इतना बड़ा नाम है, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो हाथी पांव, आपने जो देख रखा है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम देख रखा होगा, जो एक मोटा सा ना, मतलब वहां पे कितना मोटा सा पैर हो रखा है उस इंसान का, ठीक है, उसका हाथी पांव हो रखा है, ठीक है, तो ये उसी की बात है। होता किससे ये भैया, वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया, वुचेरिया से होता है, किससे होता है, वुचेरिया। अब वुचेरिया दो टाइप के हैं, कैसे, दो प्रकार के हैं, एक तो वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, एक है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई और एक है वुचेरिया मलाई, ठीक है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई और एक है वुचेरिया मलाई, ठीक है, इनसे होता है भैया। इसके अंदर होता क्या है, पाद की लसिका जो वाहिकाएं है ना, पाद की जो लसिका वाहिकाएं हैं, ठीक है, पाद क्या है, मतलब पैर, ठीक है, पाद मतलब पैर, ठीक है, तो पैर की जो लसिका वाहिकाएं हैं, लसिका जो वाहिकाएं हैं, इंग्लिश में बात करें तो लिम्फेटिक जो वेन्स है ना, लिम्फेटिक जो वेसल्स है, लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लसिका जो वाहिकाएं का मतलब क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, उनके अंदर जब संक्रमण होगा, जो पैर की जो लसिका वाहिकाएं उनके अंदर जब संक्रमण होगा तो क्या होगा, जो पैर है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और पैर जो है वो मोटा सा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाथी पांव बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दीर्घकालिक शोथ हो जाता है, जननिक अंग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैर ही नहीं होता, सिर्फ अफेक्ट नहीं होता, जो पैर है वो ही प्रभावित नहीं होता, इससे जो जननिक अंग है ना वो भी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर किसकी बात करते हैं, अमीबता या फिर अमीबाइसिस, ठीक है, अमीबता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमीबाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अमीबिक डायसेंट्री, अभी भी अतिसार, इनकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो किससे होता है भैया, ये होता किससे, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, किससे होता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से ये होता है। ये क्या है, प्रोटोजवन है, प्रोटोजवन है ये, इसकी बातें कहां मिलेगी आपको, तो 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर है ना, 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर, 11वीं क्लास का दूसरा अध्याय, उसके अंदर ये मिलेगा आपको, ठीक है। व्रत आंत्र, ठीक है, व्रत आंत्र के अंत को प्रभावित करता है ये, ठीक है। जो अमीबा है इसके अंदर क्या करता है, ये जो अमीबा की स्टोलाइटिका जो है ना, अमीबा एंटामीबा स्टोलाइटिका, एंटामीबा जो स्टोलाइटिका है उसको क्या करता है, जो व्रत आंत्र है, ठीक है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, व्रत आंत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। लक्षण की बात करें, लक्षण क्या है भैया, इसके कब्ज है एक तो, ठीक है, कब्ज हो जाएगा। उदरीय पीड़ा, उदरीय पीड़ा मतलब एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट के, सीधी सी बात है, पेट के अंदर दर्द रहेगा, उदरीय पीड़ा हो जाएगी। ऐठन, ऐठन हो जाएगी, ठीक है। अत्यधिक श्लेष्मल, ठीक है, अत्यधिक श्लेष्मल जो मल आएगा उसके अंदर श्लेष्मा की मात्रा आएगी, ठीक है। और क्या होगा, रक्त के थक्के वाला मल, ठीक है, जो मल आएगा उसके अंदर क्या होगा, रक्त के थक्के आएंगे, रक्त के क्या आएंगे, थक्के आएंगे। तो ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। शारीरिक वाहक कौन होगा इसका, इसका जो शारीरिक वाहक जो इसको फैलाता है, जो इसको फैलाता है, अमीबा को जो फैलाता है ना वो कौन है, घरेलू जो मक्खियां है ना, जो घरेलू मक्खियां हैं वो उसको फैलाने का काम करती हैं। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं दाद की, किसकी बात करते हैं, दाद की, रिंग वॉर्म की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म, दाद सब जानते हो, कोई मतलब नया नाम नहीं है दाद, ठीक है। तो ये एक मतलब किसी ने नॉर्मल चीज हो जाता है ना, लोगों को सबको होता है ना। तो इसको किससे होता है, ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन, किससे होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, इनसे भैया होता है ये। इसके अंदर होता क्या है, सूखी सल्की विकसियां हो जाती हैं, मतलब इंग्लिश में बात करें स्केलेशंस,
छोड़ो इसको, छोड़ो, ठीक है। क्या होता है आपको पता है ना, दाद होता है तब क्या होता है, ड्राई से हो जाता है, सूखा सा हो जाता है ना वहां से, ठीक है। तो वही बात है ना, वही बात है। कहाँ होता है, त्वचा पर हो जाता है, नाखून पर हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, सिर वो वल्क सर में हो जाता है, ठीक है। ग्रोइन्स पर, ग्रोइन किसको बोलते हैं, ग्रोइन्स किसको बोलते हैं, आपकी जो पैर है ना, आपकी जो पैर है ना, पैर और आपका जो जेनिटल ऑर्गन है उसके बीच में जो जगह है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया था, गूगल पे लिखना ग्रोइन रीजन, ठीक है। ग्रोइन, GROIN लिखना, आपको दिखा देगा कि वो रीजन कौन सा होता है, ग्रोइन कौन सा होता है, ठीक है। त्वचा के वल्लों के बीच, त्वचा के वल्लों के बीच मतलब जो स्किन, ये जहां भी फोल्ड दिखेंगे ना आपको, मतलब हाथों के बीच में यहां पर हो गए, ठीक है, यहां पर हो गए। सीधी सी बात है, तो जहां पर ज्यादा पसीना आएगा, जिस जगह पर ज्यादा पसीना आएगा ना शरीर के अंदर, वहां पर आपको दाद हो सकता है। सर के अंदर बाल होते हैं, पसीना ज्यादा आता है, ठीक है, पसीना टपकने लग जाता है, ठीक है, तो सर के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर दो फोल्ड है, मतलब दोनों के बीच में पसीना आ जाता है, तो यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है, दाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कहाँ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रीजन है, ठीक है, पैरों के अंदर यहाँ पर ये रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये रीजन, इसी को ग्रोइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पसीना हो जाता है गर्मियों के अंदर, तो सबको पता है ना, तो यहाँ पर क्या है, रिंग वर्म दाद होने के चांसेस हो जाते हैं भैया। तेज खुजली होती है इसके अंदर क्या होता है, तेज खुजली होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। और क्या होता है, उष्मा और जो नमी है ना, उष्मा और जो नमी है वो कवकों को पनपने में मदद करती है। ये बात मैंने आपको बता दी कि भैया उष्मा मतलब जब पसीना आएगा तो उष्मा भी होगी, उसके अंदर हीट भी आएगी, और जो पसीना है तो उसके अंदर नमी भी आएगी, तो नमी आएगी तो ये किसके, कवकों को, मतलब ये जो ये दाद बनाते हैं ना, जो कवक मतलब फंगल जो है ना, उनको पनपने में मदद करता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर मलेरिया की बात करते हैं। तो ये जो नोट्स है ना मेरे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना दोस्त, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। भाई मिल सकता है भाई, मेरा मानना ऐसा कि ऐसा कहीं नहीं मिलेंगे, तो मतलब इतने शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और आप मतलब 10 मिनट आपको लगेंगे यार एक बार आपको रिवाइज करने में। वैसे चैप्टर अभी आपको सेट हो रहा होगा, बाकी आपको जब रिवाइज करोगे ना तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में इन नोट्स से। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहां को ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया किससे होता है भैया, प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम को 3 टाइप के हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस जो घातक होता है ना सबसे ज्यादा, वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। ये क्या है, दुर्दवा भाई सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब मैलिग्नेंट मलेरिया देता है ये गंभीर है और घातक है, गंभीर है और घातक है। कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये मादा एनोफिलस मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। इसके लिए भैया 2 परपोषी चाहिए। इसकी जो जीवन चक्र है ना, इस जो जीवन चक्र है इसका, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 परिपोषी चाहिए। मतलब कौन कौन चाहिए, मनुष्य और मच्छर 2 चाहिए। आगे डायग्राम के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। इस डायग्राम के अंदर सिंपल सी बातें क्या है, एक मच्छर आया, ये मेरा हाथ है, मच्छर आया, मच्छर ने मेरे को काटा। मच्छर के अंदर क्या थे, स्पोरोजोइट्स थे। ठीक है, मच्छर के अंदर क्या थे, जीवाणुज थे। स्पोरोजोइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणुज बोलते हैं। तो मच्छर ने मेरे अंदर क्या डाल दिए, वो जीवाणुज डाल दिए। अब वो मेरे खून के अंदर वो जीवाणु चले गए। जीवाणु खून के साथ बहते कहां चलेंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, यकृत के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, यकृत के अंदर चले जाएंगे। अब यकृत के अंदर वो जीवाणु आ गए, ठीक है, यकृत के अंदर वो जीवाणु आ गए। यहां पर क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे, ठीक है। जो यकृत की जो कोशिका है ना, उनके अंदर वो जाकर क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और वो एक सेल की लिमिट है, ठीक है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मतलब अलैंगिक जनन के बहुत सारे हो जाएंगे, अंदर वो जीवाणु जो बहुत सारे हो जाएंगे। तो एक लिमिट होती है सेल की यार, है ना, वो कोशिका की एक लिमिट है। तो वो जो कोशिका वो फटेगी, तो वो बहुत सारे बाहर निकलेंगे, और वो बाहर निकल कहां जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे, ठीक है। वो जीवाणु जो कहां जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड के अंदर जाकर क्या करेंगे, जो ब्लड की जो कोशिका है, ठीक है, जो रक्त कोशिका है, जो लाल रक्त कोशिका है, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। लाल रक्त कोशिका के अंदर भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन जब करेंगे तो जो रक्त कोशिका उसकी भी एक लिमिट है, वो भी फटेगी। जब वो फटेगी तब क्या होगी, तब जिस इंसान के अंदर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है ना, उस इंसान की क्या होगी, बुखार हो जाएगी, बुखार होगी, उसको ठंड लगेगी, ऐसा सीजन बन जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सारी बातें क्या होगी, यहां पर भी अलैंगिक होगा, और इससे ब्लड की वाली जो सेल है यहां पर भी अलैंगिक होगा। उसके बाद में आता है सेक्सुअल, ठीक है, लैंगिक की बातें होंगी अब, ठीक है। यहां तक इन दोनों के अंदर क्या हुआ, अलैंगिक जनन हुआ। अब क्या हुआ, यहां से एक मादा बन गई, एक नर जो है ना युग्मक बन गया, ठीक है, युग्मक जनन बन गया, ठीक है। यहां से एक मादा युग्मक और नर युग्मक बन गया। अब यहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बन गए अपने मेरे ब्लड के अंदर, मान लो मेरे को हुआ है, ठीक है, तो मेरे ब्लड के अंदर ये दोनों चीजें बन गई, मादा और नर युग्मक बन गए।
अब कोई दूसरा ही मच्छर आया, उसने मेरे को वापस काटा, उसने मेरे को काटा, और मेरे खून के अंदर वो मादा और नर जो युग्मक थे वो थे, ठीक है। अब वो जैसे मेरे को मच्छर ने काटा वो उसके अंदर चले गए, ठीक है, उसके मुंह के अंदर चले गए, और जब मुंह के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, निषेचन होगा, और वहां पर निषेचन कहां होगा, देखो निषेचन और जो प्रतिवेदन है वो मच्छर के अंदर आमाशय में होता है, कहां होता है, मच्छर के आमाशय में होगा, मच्छर की जो गट है ना, मच्छर का जो आमाशय है वहां पर क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन होकर वो जीवाणु जो है ना, वो कहां पर लार ग्रंथि है ना, मच्छर की जो लार ग्रंथि है उसके अंदर वो जीवाणु चले जाएंगे। निषेचन कहां होता है, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, निषेचन जो है वो कहां हो गया, ह्यूमन के अंदर होगा। नहीं जी, ह्यूमन के अंदर नहीं होता निषेचन मच्छर के अंदर होता है। मच्छर का जो आमाशय है उसके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। अब निषेचन हो गया, उसके बाद में वो जो जीवाणु जो वो कहां चले जाएंगे, जो मच्छर की जो लार ग्रंथि है ना उसके अंदर चले जाएंगे। अब जो वो मच्छर है ना, वो किसी और इंसान को काटेगा, और उसके अंदर वो जीवाणु जो डाल देगा। ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो यहां पर काम की बात क्या है कि भैया जो लीवर जो सेल है, जो यकृत की जो कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन होगा। जो लाल रक्त कोशिका है ना, उसके अंदर भी क्या होगा, आपकी अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। और जो निषेचन है वो कहां होगा, मच्छर के आमाशय के अंदर होगा, ठीक है। और जो जीवाणु जो है वो कहां रहेंगे, जो लार ग्रंथि है, मच्छर की जो लार ग्रंथि है उसके अंदर रहेंगे। ये वाले काम की बातें हो गई। अब बात करेंगे किसकी, प्रतिरक्षा की। किसकी बात करेंगे भैया, प्रतिरक्षा की बात करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो इम्यूनिटी की बात करेंगे, इम्यूनिटी की बातें करेंगे। तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। एक है सहज प्रतिरक्षा, एक है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, सहज प्रतिरक्षा क्या है, इननेट इम्यूनिटी, और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो सहज प्रतिरक्षा, एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, तो ये जन्मजात होती है, मतलब जन्म से होती है। ये जो सहज प्रतिरक्षा है ये जन्म से अपने शरीर के अंदर होती है। जो अपने जन्म से शरीर के अंदर है वो क्या है, सहज प्रतिरक्षा है, ठीक है। और इम्यूनिटी का मतलब कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है। कोरोना के अंदर इम्यूनिटी वर्ड आपने भर के सुना भैया, भर के सुना, ठीक है। तो जिस इंसान को मतलब कोई पढ़ाई से मतलब ही नहीं है ना, बायोलॉजी का भी कुछ मतलब भी नहीं पता जिसको, वो भी इम्यूनिटी की बातें कर रहा था ना कोरोना के टाइम पर। मतलब जो स्कूल के अंदर गया भी नहीं ना, जिसको एजुकेशन का ही नहीं पता, वो भी इम्यूनिटी का, उसको भी इम्यूनिटी आज पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इतना मतलब न्यूज में, वो टीवी में इतना दिखाया अपन को इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी तो अपन को पता है क्या होती है भैया ना। इम्यूनिटी मतलब सीधी सी बात है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब ये जो सहज प्रतिरक्षा है क्या होती है, जन्म से अपनी शरीर के अंदर होती है। और जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा है ये कैसे होती है, ये जन्म के बाद अपन लेते हैं, वो होती है, ठीक है। अब एक की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेंगे सहज प्रतिरक्षा की। इंग्लिश बात करें तो इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, शारीरिक रोध है। शारीरिक रोध इंग्लिश में फिजिकल, ठीक है। कायिकीय रोध, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। कोशिकीय रोध, सेलुलर। साइटोकाइन, ठीक है। क्या होती है, पहले बात कर लेते हैं शारीरिक रोध की, ठीक है। तो त्वचा और श्लेष्मा किसके अंदर आते हैं, शारीरिक रोध के अंदर आते हैं, ठीक है जी। कायिकीय रोध के अंदर कौन आएगा, HCl आपका। मुंह में जो लार होती है वो, आंखों में जो आंसू होते हैं वो, ठीक है, किसके अंदर आएंगे, ये किसके अंदर, कायिकीय रोध के अंदर आएंगे, ठीक है। HCl कहां होता है, आपका जो पेट है उसके अंदर अम्ल होता है ना, वो क्या है, HCl है, ठीक है। कोशिकीय रोध की बात करें तो ये क्या है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। एक केंद्रकाणु, ठीक है, मोनोसाइट मतलब, ठीक है, प्राकृतिक मारक, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ठीक है। और साइटोकाइन के अंदर आता है इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको कैंसर के अंदर बताऊंगा इंटरफेरोन होता क्या है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की। किसकी बात करेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा की। इंग्लिश में बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। ये दो टाइप की होती है भैया, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, ठीक है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय, एक निष्क्रिय। जो सक्रिय होती है ना, वो भैया अपन क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर बनती है, ठीक है। जो सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है ना, जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो अपने शरीर के अंदर बनती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो कहां से होती है, जो अपन को बाहर से मिलती है, ठीक है। एक ही बात कर लेते हैं। पहले बात करें सक्रिय की, जो अपने शरीर में बनाता है, अपन खुद बनाते हैं, वो देख लेते हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ना, वो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, दो प्रकार की होती है सक्रिय भी, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल वाली की बात कर लेते हैं पहले। नेचुरल वाली कैसे है भैया, कोई रोग हुआ मेरे को, ठीक है, कोई रोग हुआ, ठीक है, मान लो कुछ भी,
तो रोग हुआ तो उसका क्या आएगा, प्रतिजन आएगा, ठीक है, उस रोग का क्या आएगा, प्रतिजन आएगा। अब वो जो रोग पहली बार जब होगा ना मेरे को, जब वो रोग पहली बार जब मेरे को होगा तो मेरे शरीर के अंदर उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं थी, उस रोग से लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं थी। इसको सिंपल सी बात में समझो आप कि जो रोग है ना उसको क्या मान लो, टेररिस्ट मान लो, उसको मान लो क्या, आतंकवादी मान लो, ठीक है। अब वो आतंकवादी आया, ठीक है, अपने पास आर्मी थी, अपने शरीर के अंदर आर्मी थी, ठीक है, अपने शरीर के अंदर फौज थी। फौज क्या है, एंटीबॉडी बता रहा हूं मैं, एंटीबॉडी को फौज बोल रहा हूं, ठीक है, प्रतिरक्षी जिसको बोलते हैं ना, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी मतलब मेरे अंदर फौज तो थी पहले से, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो नॉर्मल जो चोर चुके उनसे लड़ने के लिए तैयार थी वो फौज मेरे शरीर के अंदर जो थी। लेकिन वो जो आतंकवादी है वो लेके आया मशीन गन, वो लेके आया वो रॉकेट लॉन्चर, ये लेके आया, ठीक है। तो भैया ये तो सारे अपने पास थे, अपने पास तो नॉर्मल पिस्टल थी, ठीक है, राइफल थी अपने पास, तो वो लड़ ही नहीं सकता, अपनी जो फौज है वो लड़ ही नहीं सकती। तो क्या होगा, पहली बार जब वो आया ना, पहली बार जब वो आया आतंकवादी, तब तो वो अपने पास अपने को टाइम लगा कि भैया ये तो अलग सौदा आ गया। फिर क्या हुआ, जब अगली बार जब वैसा कोई आतंकवादी आएगा ना, अब अपन ने क्या कर लिया भाई, अपन ने वो मिसाइल जुटा ली, सारी मिसाइल लिया है अपन, रॉकेट लॉन्चर लिया है अपन, बड़ी बड़ी जो गन्स है वो लेके आ गए, ठीक है, वो लेके आ गई सारी अपनी जो फौज है अपनी समर्थ हो गई फौज, ठीक है, अपनी शरीर मेरे शरीर की उसके जैसे आतंकवादी आएंगे उनके लिए मेरी जो फौज है वो लड़ने के लिए सक्षम हो गई। अब जैसे ही दूसरी बार वैसा आतंकवादी आएगा ना, तो पहले से वो फौज तैयार है, उसको वहीं पर ढेर कर देगी। तो एक बार जब रोग हो गया ना, एक बार कोई रोग हो गया तो उसके लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। अब अगली बार जब होगा ना, वो अगली बार जब होगा तो उसके लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी, पहले से प्रतिरक्षी जो है वो तैयार रहेंगे, और वो क्या करेंगे, उसको वहीं पर मार देंगे और वो रोग को होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक संक्रमण है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक संक्रमण हुआ मेरे को और मेरे शरीर के अंदर वो प्रतिरक्षी बने उसके लिए। अब अगली बार जब वो प्राकृतिक संक्रमण होगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका खामाने जुकाम, ठीक है। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल के अंदर क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सब जानते हो, वैक्सीनेशन क्या होता है, सबने वैक्सीन लगवा रखी है। टीकाकरण हिंदी में क्या बोलते हैं, टीकाकरण, सबने वो टीका लगवाया, कोरोना वाला तो सबने लगवाया, ठीक है। तो भैया क्या होता है उसके अंदर होता क्या है, कोरोना का जो वैक्सीन सबने लगाया होगा उसके अंदर क्या है, या तो कोरोना को मतलब मार के, या तो कोरोना को मार के डाला है उसके अंदर, या फिर कोरोना को कमजोर करके अपने शरीर के अंदर। वैक्सीन के अंदर होता क्या है कि कोई भी एंटीजन है, कोई भी पैथोजन है, उसको या तो उसको मार के या फिर उसको कमजोर करके अपने शरीर के अंदर डाला जाता है, उसके अपने शरीर के अंदर डाला जाता है। जब तो कोरोना की वैक्सीन जब जिसने भी लगवाई होगी, सबने लगवाई है, तो वो क्या है, बुखार हुई उस टाइम पर अपने को, बड़ी कमजोरी आई, मस्त नींद आई भाई, मस्त नींद आई उसके बाद, है ना। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर कोरोना था लेकिन वो कमजोर या फिर मरा हुआ था, ठीक है। तो शरीर के अंदर गया, अब शरीर ने उस कोरोना के खिलाफ क्या बना ली, अब एंटीबॉडी बना ली, शरीर ने उसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली, उसके खिलाफ फौज तैयार कर ली। अब अगर रियल में कोरोना अपने पास आया ना शरीर के अंदर, अब जब रियल में जब कोरोना होगा ना, तब उसके खिलाफ पहले से अपने पास शरीर में फौज रहेगी और वो उसको धाड़ गोली मार देगी और वो नहीं होगा कोरोना, ठीक है। ये क्या होती है, आर्टिफिशियल मतलब टीकाकरण का ये मतलब होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टिटनस और पोलियो, अभी वो एनसीईआरटी पुरानी चल रही है इसलिए कोरोना इसमें नहीं आया, वरना कोरोना भी आ जाएगा, ठीक है। बात करें फिर पैसिव की, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसके अंदर भी भैया नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कौन सी है, जो मदर से मिलती है, वो क्या है, नेचुरल है। मदर से कौन सी मिलती है भैया, अपन को एक IgA एंटीबॉडी मिलती है। क्या मिलती है, IgA एंटीबॉडी। तो जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, तो मैंने बताया था वहां पर कि कोलेस्ट्रम जो होता है ना, जो पहला जो दूध निकलता है, जो पहला दूध आता है, वो किसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उस कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो वही ये है, तो ये मदर से मिलती है। आर्टिफिशियल कौन सी होती है भैया, आर्टिफिशियल होती है जो डॉक्टर लगाता है, इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने। कैसे लगाता है भैया, किसी को सांप ने काट लिया तो उसके अंदर सीधा क्या लगा देगा, जो जहर का जो एंटीवेनम जो इंजेक्शन है ना वो लगा देगा। तो वो एंटीवेनम इंजेक्शन लगाएगा, वो क्या है, पैसिव के अंदर आएगा, आर्टिफिशियल के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं जी। बात करेंगे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया की, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, और एक होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होते हैं पहले बात करें तरल वाले की, तो तरल वाला जो है ना, इसके अंदर क्या होती है, बी लसिकाणु होता है, मतलब इंग्लिश में बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं, तरल वाले के अंदर होते हैं, ठीक है। और कोशिका वाले के अंदर क्या होता है, सिर्फ टी लसिकाणु होता है। क्या होता है इसके अंदर, तरल वाले का सीधा सा मतलब बता दूं आपको मैं, बी लसिकाणु जो होता है ना, बी लिम्फोसाइट जो होता है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है, बी लसिकाणु बनाता है ये, ठीक है। बी लसिकाणु क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। अब आप बोलोगे भैया बी लसिकाणु ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या काम है, टी लसिकाणु का क्या काम है, टी लसिकाणु उसकी मदद करता है बनाने में। देखो एक्चुअल में बनाता कौन है,
बी लसिकाणु बनाता है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी जो है वो कौन बनाता है, बी लसिकाणु। टी लसिकाणु क्या करता है, उसकी मदद करता है, उसकी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब बात करेंगे कोशिका, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की बात करें, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे। ये किससे होता है, टी लसिकाणु से होता है, किससे होता है, टी लसिकाणु से होता है। और ये कब कब होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। मान लो किसी को चाहिए भाई किडनी चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, तो किसी को किडनी की जरूरत है, मतलब तो किडनी ऐसे नहीं किसी भी रैंडम पर्सन की लगा दी, किसी भी मतलब लगा दी, तो वो दिखाता है ना फिल्मों में मतलब बकरे की आंख लगा दी, ऐसे नहीं होता ना रियल में, रियल में ऐसे नहीं होता। किसी को जो किडनी की जरूरत है तो उसके क्लोज रिलेटिव जो होते हैं ना, उसका जो क्लोज जो रिश्तेदार होता है ना उसके लगाते हैं, जो सबसे करीबी जो रिश्तेदार है उसकी किडनी लगेगी। कैसे लगती है भैया, क्योंकि रैंडम मतलब किसी की भी क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि ये भैया टी लिम्फोसाइट बैठा है, ये टी लसिकाणु जो बैठा है ना, ये क्या करता है, ये पहचान लेगा कि ये तो बाहर का आदमी है, ये तो अपने शरीर का हिस्सा तो नहीं है, ये शरीर वाला इंसान नहीं है, शरीर का जो हिस्सा नहीं है, ये बाहर का आतंकवादी आ गया, ये बाहर का आतंकवादी आ गया, तो ये टी लसिकाणु क्या करेगा, ये टी लसिकाणु क्या करेगा, ये क्या करेगा, मार देगा उसको, ठीक है, उसको रिजेक्ट करा देगा। तो आपने ये सुना होगा रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ठीक है। ग्राफ्ट क्या बोलते हैं, जो बाहर से जो किडनी लाते हैं ना उसको ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो भी ऑर्गन है उसको ग्राफ्ट बोलते हैं, और जो उसको रिजेक्ट कर दी इसने तो क्या होता है, वो रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देता है उसको। इसलिए क्या करता है, क्लोज रिलेटिव जो होता है ना, माना जाता है कि जो सबसे करीबी होगा उसकी जो सेल्स वगैरह वो कुछ तो सिमिलर होंगी, कुछ तो सिमिलर होंगी, इसलिए उसकी जो किडनी है वो लगाई जाती है। और उसके बाद में जिसकी किडनी लगाई है ना, नई बाहर से लगाई है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको गोलियां दी जाती हैं, उसको गोलियां दी जाती है, पूरी जिंदगी भर उसको गोलियां लेनी पड़ती है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका इम्यून सिस्टम है वो कम काम करे, वो कम काम करे। अगर ज्यादा काम करेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा उस ग्राफ्ट को, ठीक है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये बातें आपको मैंने बता दी। अभी आपको एक कार्टून दे रखा है किसका, एंटीबॉडी का। ऐसी कुछ मतलब दिखती नहीं है, ऐसी नहीं दिखती भैया, एक कार्टून दे रखा है समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भैया एक तो क्या होती है, दीर्घ श्रृंखला होती है, एक क्या होती है, लघु श्रृंखला होती है। छोटी वाली लघु है और बड़ी वाली दीर्घ श्रृंखला। यहाँ पर आपका जो प्रतिजन है वो आकर फिट हो जाएगा, उसको मार देंगे। बीच में डाइसल्फाइड के बॉन्ड होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। फिर बात करें प्रतिरक्षी कौन कौन से होते हैं, IgG, IgG, IgA, IgD, IgM, IgE, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है वो देख लो। IgG हो ना, वो सबसे ज्यादा होता है। IgA, IgM, IgD, IgE जो है वो सबसे कम होता है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस है। तो ऐसे सबसे ज्यादा ये बढ़ता हुआ क्रम ऐसे है, ठीक है। अब बात करेंगे कि किसकी, लसिकाब अंग की। किसकी बात करेंगे, लसिकाब अंग। किसकी, लसिकाब अंग। इंग्लिश में बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, लिम्फोइड ऑर्गन्स की। किसकी, लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो ये दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक का वो क्या है, प्राथमिक के अंदर कौन कौन है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में बात करें तो बोन मैरो, ठीक है। प्राथमिक के अंदर कौन है, अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोन मैरो और थाइमस, ये क्या है, प्राथमिक प्राथमिक लसिकाब अंग है, ठीक है। प्राथमिक लसिकाब अंग है। द्वितीयक की बात करें तो प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं भैया, ठीक है। लसिका ग्रंथियां, ठीक है, लिम्फ नोड्स इंग्लिश में, टॉन्सिल्स, पैस और पैचेस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीशेषिका। क्या बोलते हैं, प्रीशेषिका। प्रीशेषिका क्या होती है इंग्लिश में, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप सब सुने हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीशेषिका बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से द्वितीयक लसिकाब अंग है, ठीक है। प्राथमिक की बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली। अब जो है ना, अब जो उत्पत्ति और जो परिपक्व है ना, वो कहां होता है, जो लिम्फोसाइट है, जो लसिकांश है, ठीक है, जो लसिकाणु है, उनकी जो एक मिनट हाँ, जो उत्पत्ति और उनका जो मैच्योरेशन है ना, वो कहां पर होता है, उत्पत्ति और उनकी जो परिपक्वन है, ठीक है, उत्पत्ति और उनकी जो परिपक्वन है वो कहां पर होती है, जो प्राइमरी है, ठीक है, जो प्राथमिक जो लसिकाब अंग है वहां पर क्या होती है, उत्पत्ति होती है और उनकी परिपक्वन होता है। सीधी सी बात बताऊं आपको, तो जो प्राथमिक जो लसिकाब अंग होते हैं ना, वहां पर सीधी सी बात है, ट्रेनिंग होती है। वहां पर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। जो सोल्जर्स है ना, उनकी ट्रेनिंग होती है। सोल्जर्स कौन है, लसिकाणु है, ठीक है। सोल्जर्स कौन है, लसिकाणु है। उनकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो जवान अपने जो फौजी है, उनकी क्या होती है, ट्रेनिंग कहां होती है, प्राथमिक लसिकाब अंग में होती है, ठीक है। अब जो उनकी लड़ाई जो है ना, जो एक्चुअल जो लड़ाई है, ठीक है, जो जहां पर लड़ाई होगी, जो रणभूमि है, ठीक है, वो कौन सी है, द्वितीयक लसिकाब अंग है। द्वितीयक लसिकाब अंग में एक्चुअल लड़ाई होती है। लड़ाई किसके साथ होती है, लसिकाणु की लड़ाई किसके साथ होगी, प्रतिजन के साथ में लड़ाई होगी। किसके साथ में लड़ाई होगी, प्रतिजन के साथ में लड़ाई होगी। तो प्रतिजन के साथ जो लड़ाई होगी वो कहां पर होगी, किसको क्या बोलते हैं, इसको पारस्परिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारस्परिक जो क्रिया प्रतिजन की वो कहां होगी, द्वितीयक लसिकाब अंग के अंदर होगी। तो कौन कौन से, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल्स, पैचेस और प्रीशेषिका, ये क्या है, द्वितीयक है। अब आगे चलते हैं। एक है ये आपके एनसीईआरटी में देखा, श्लेषम संबंध लसिका उत्तक, ठीक है, लसिकाब उत्तक,
ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो माल्ट, माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ उत्तक, ठीक है। ये क्या है? ये क्या करता है? 50% बनाता है, 50% बनाता है किसका? मानव शरीर के लसिकाभ उत्तक का लगभग 50% कौन है? माल्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी है जो मानव शरीर है, उसके अंदर उसके अंदर जितने लसिकाभ प्रेजेंट है ना, जितने लसिकाभ उत्तक है ना, जितने लसिकाभ उत्तक है उनका 50%, ठीक है, उनका 50% कौन है? उनका 50% है माल्ट, श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ उत्तक है, ठीक है जी। फिर आगे चलो, अब बात करेंगे एड्स की। किसकी बात करेंगे? एड्स की। एड्स आपको सबको पता है कि नाम सुन रखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एआईडीएस, एड्स ऐसे लिखते हैं। फुल फॉर्म की बात करें इसकी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। पहला जो केस था वो कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर पहला केस आया था एड्स का। एड्स का पहला केस कब आया था? 1981 के अंदर। कारण क्या है भैया? कारण क्या है? एड्स होने के कारण क्या है? एचआईवी। एचआईवी क्या होता है? एचआईवी क्या होता है? फुल फॉर्म की बात करूं तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। हिंदी में बात करें तो पश्च विषाणु, ठीक है। किससे होता है? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च विषाणु, पश्च विषाणु। ये पश्च विषाणु क्या बवाल है भैया? ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि एचआईवी से होता है, एचआईवी से वायरस होता है, ठीक है, एड्स जो है वो एचआईवी से होता है, लेकिन ये पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस ये क्या आ गए? देखो भैया, पश्च विषाणु जो है वो किसी वायरस का नाम नहीं है, वो एक ग्रुप है, ठीक है। बहुत सारे वायरसेस का क्या है? ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर एक वायरस है जिसका नाम है एचआईवी, ठीक है। तो ये बड़ी चीज है, मतलब जो पश्च विषाणु है ये एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप का हिस्सा है कौन? एचआईवी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन कोल्ड किससे होती है? जो आपकी सामान्य जो जुकाम हो वो किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। वो किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। और एड्स वाला कौन सा है? रेट्रोवायरस है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, रेट्रोवायरस और राइनो वायरस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? अटैक करता है। जो एचआईवी होता है वो किस पर अटैक करता है? मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है अपने शरीर के अंदर। जब ये अटैक करते हैं ना, जो एचआईवी वायरस जब अटैक करता है तो क्या करता है? अपने शरीर के अंदर क्या बना लेता है? एचआईवी की फैक्ट्री बना देता है। एचआईवी की फैक्ट्री बना देता है, मतलब जो मैक्रोफेज है ना, ठीक है, जिन सेल्स पर, जिन कोशिकाओं को ये अटैक करता है ना, जो एचआईवी का वायरस जो होता है ना, वो जिस कोशिका पर अटैक करता है वही कोशिका फिर बहुत सारी एचआईवी बनाने लग जाती है। कैसे बनाती है वो देख लो अभी। पहले बात करें नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण क्या है इसका? ठीक है, एचआईवी जो एड्स है इसका नैदानिक परीक्षण क्या है? मतलब जो डायग्नोसिंग टेस्ट है वो कैसे, मतलब कैसे पता लगेगा कि भैया कि मतलब जो एचआईवी मतलब एड्स जो है वो है या नहीं है? तो उसके लिए क्या है? एक टेस्ट है एलिजा। क्या है टेस्ट है? एलिजा, एलिजा टेस्ट है। इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। हिंदी में बात करें तो एंजाइम से संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन, ठीक है, अमापन, ठीक है, थोड़ी हिंदी में ऐसे है ना, एंजाइम्स संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन, ठीक है। इंग्लिश में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। एक है ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिया के अंदर, एक है ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिया के अंदर नाको, ठीक है, नाको, ठीक है। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? जो एड्स वगैरह है उसके लिए क्या करते हैं? अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है भैया? एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? एड्स डे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे आता है, ठीक है जी। अब ये समझ लो आप, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है भैया? पश्च विषाणु है। क्या है? पश्च विषाणु मतलब रेट्रोवायरस है, एचआईवी, ठीक है। पश्च विषाणु आया, ठीक है, पश्च विषाणु है। और पश्च विषाणु ने आकर क्या किया? देखो विषाणु है तो इसके अंदर क्या होगा? आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए होगा, ठीक है। ये एक प्राणी की कोशिका है, ठीक है, ये प्राणी की कोशिका है। पश्च विषाणु आया और इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। जो प्राणी की जो कोशिका है उस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या था? वायरस के अंदर आप सबको पता है वायरस जो विषाणु है उसके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए आया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो विषाणुवीय आरएनए है वो कोशिका के अंदर चला गया। जो प्राणी की जो कोशिका है उसके अंदर वो आरएनए जो है वो चला गया, ठीक है। यहां पर ये आरएनए आ गया, ठीक है जी। अब आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या बवाल है जी? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है ना, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? मतलब ट्रांसक्रिप्शन का अगर उल्टा कर दें, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं इसी को उल्टा कर दूं, ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा कर दूं, ठीक है, आरएनए से मैं डीएनए बना दूं, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे ना, ठीक है।
तो इसको क्या बोला है, प्रतीप ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रतीप ट्रांसक्रिप्टर बोला है इसको, ठीक है। तो वो क्या है, प्रतीप का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या से क्या बनेगा, यहां पर देखो वायरस के पास क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए आया इस एनिमल सेल के अंदर, प्राणी की जो कोशिका है, प्राणी की जो कोशिका है उसके अंदर क्या आ गया, आरएनए आ गया। अब जो आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, उसका अंदर किसके अंदर हो जाएगा, डीएनए के अंदर हो जाएगा। किसके थ्रू होगा, मैंने आपको बता दिया कि भैया डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैं इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है, तो आरएनए से अगर मैं डीएनए बना दूं उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और क्या जो है आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आरएनए यहां पर क्या होगा, डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए किसका है, वायरस का डीएनए है। ये डीएनए कहां जाएगा, इस सेल का जो डीएनए है ना, इस सेल का जो डीएनए है उसके अंदर चला जाएगा। इस सेल का जो डीएनए, प्राणी की जो कोशिका है, इस कोशिका का जो डीएनए होगा उसके अंदर ये चला जाएगा। अब इसके अंदर गया, इसके अंदर डीएनए गया। अब ये जो सेल है ना, ये जो कोशिका है, ये क्या करेगी, नए आरएनए बनाने लग जाएगी, ठीक है। ये जो कोशिका है, जो प्राणी की जो कोशिका है, जो स्वस्थ कोशिका थी, उस पर अटैक किया वायरस ने। जब अटैक किया, वायरस के अंदर क्या था, आरएनए था। आरएनए उस सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर घुस गया। उस कोशिका के अंदर जब आरएनए घुसा, तो मैंने आपको बताया कि डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनाए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उसी से क्या हुआ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतीप ट्रांसक्रिप्टोज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीप मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रतीप ट्रांसक्रिप्टोज। उसे क्या बोला, डीएनए बना। अब डीएनए जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, जो कोशिका का जो डीएनए है उसके साथ मिल जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अब आरएनए बनाने लग जाएंगे। किसके, वायरस के आरएनए बनाने लग जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, वायरस का आरएनए बना, ठीक है। अब वो जो वायरस का आरएनए है उस पर क्या लग जाएगा, प्रोटीन का कोट लग जाएगा, प्रोटीन का आवरण लग जाएगा। और प्रोटीन का जैसे आवरण लगेगा, अब क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर जो दूसरी जो स्वस्थ कोशिका है उनको अटैक करेंगे, उन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है, एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है। तो वो एचआईवी फैक्ट्री बन गई ना, ये कोशिका जो है ना, वो खुद ही, शरीर की कोशिका वो खुद ही एचआईवी का जो वायरस है वो बनाने लग गई, समझे। चलो, ये एड्स अपना हो गया कंप्लीट। अब बात करें कैंसर की, किसकी बात करेंगे, कैंसर की बात कर लेंगे जी, ठीक है। तो सामान्य कोशिका, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सामान्य कोशिका जब होती है ना, सामान्य कोशिका होती है, उसके अंदर एक शक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संस्पर्श संदमन। क्या बोलते हैं, संस्पर्श संदमन। इंग्लिश में बात करें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है हिंदी में संस्पर्श संदमन, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, सीधी सी बात बताऊं आपको, क्या होता है इसके अंदर, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ऐसे बहुत सारी कोशिका लगी हुई थी, ठीक है। ये वाली कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका जो है ये मोटी हो गई, ये इतनी थी, ये मोटी होने लग गई। तो ये कोशिका क्या करेगी, ये मोटी मत हो, इधर मत आ, ठीक है, इसके टच से टच होगी, ठीक है। ये कोशिका पहले इतनी थी, ठीक है, पतली सी थी, अब ये मोटी होने लगेगी, मोटी होगी तो फैलेगी तो इसके टच होगी, इस वाली कोशिका के टच होगी, जैसे टच होगी तो ये धक्का मारेगी, मत मेरे टच मत हो ना, मोटी मत हो, पतली हो जाओ वापस, है ना। तो इस इधर भी कोशिका होगी कोई, ठीक है, ये इधर धक्का मारेगी, उधर से वो धक्का मारेगी, ये पतली हो जाओ वापस, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, मतलब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये फैलने नहीं देती, ठीक है। मतलब सारी जो सेल्स हैं, सारी जो कोशिकाएं हैं, वो इनको सबकी एक आकृति रखती है, ठीक है। ऐसे तो कोई मोटी हो जाएगी, कोई पतली हो जाएगी, ऐसे नहीं रखती, सबकी एक आकृति रहेगी। क्योंकि ये जैसे ये मोटी होगी, इधर से धक्का मारेगी, उधर से धक्का मारेगी, तो इसको पतला होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात कर ली सामान्य कोशिका की। अब क्या होगा, जब कैंसर हो जाएगा, जब कैंसर कोशिका बन जाती है ना, जब ये कोशिका कैंसर की बन गई, जब ये कोशिका कैंसर की बन गई, तो ये जब मोटी होगी ना, जब ये मोटी होगी तब ये भी ये कहेगी तू मोटी हो रही है बहन, मैं भी मोटी होंगी। क्योंकि अब है ना, अब वो शक्ति चली गई, अब वो शक्ति चली गई उनके अंदर। इसके अंदर जो शक्ति थी ना कि ये इसको इसे धक्का मार रही थी, वो जैसे धक्का मार रही थी, इसको पतला होने के लिए मोटिवेट कर रही थी। अब क्या करेंगे, ये सारे फूड ही बन गए, ये सारे खाएंगे बढ़िया, ठीक है। जैसे ही ये इसके अंदर कैंसर हुआ इस सेल के अंदर, तो ये क्या करेगी, ये मोटी होगी, ये भी मोटी होने लग जाएगी, ये भी मोटी होने लग जाएगी, पास पास सारी मोटी होने लग जाएंगी, ठीक है। तो सारी मोटी होकर क्या बना लेगी, ये सारी मसाले मोटी हो जाएंगी। सारी मोटी होंगी तो क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का भंडार हो जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं का बन जाएगा, एक भंडार बन जाएगा, ठीक है। सारी सेल मोटी होगी तो क्या कोशिका का एक भंडार बन जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं। अर्बुद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूमर। सबने सुन रखा है नाम, ठीक है, ट्यूमर, अर्बुद बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी अर्बुद दो प्रकार का होता है, एक सुदम अर्बुद और एक होता है दुर्दम अर्बुद। एक सुदम अर्बुद, एक होता है दुर्दम अर्बुद। सुदम अर्बुद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, और दुर्दम को क्या बोलते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो सुदम जो अर्बुद है ना, उसका क्या होता है, सुदम अर्बुद क्या होता है और दुर्दम अर्बुद क्या होता है, इनको सिंपल से बात बताऊं आपको। तो सुदम जो अर्बुद होता है ना, वो क्या होता है, जहां पर वो हो गया ना, वो अर्बुद जहां पर वो ट्यूमर हुई है वो वहीं रहेगी, अपनी लोकेशन पर रहेगी, उसके बाद वो आसपास में नहीं फैलेगी नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, वो जहां पर अपनी जो इसका लोकेशन है वहीं वो रहेगी, ठीक है। मूल स्थान तक सीमित रहती है ये, ठीक है। जो सुदम अर्बुद है वो मूल स्थान तक सीमित रहती है, ठीक है। और
दूसरे भागों में ये नहीं फैलती, दूसरे भागों में ये नहीं फैलती, तो दूसरे भागों में नहीं फैलेगी, अपने एक ही जगह पर रहेगी, तो इससे क्या होगी, कम नुकसान होगा शरीर को, तो इससे कम क्षति होती है, कम क्षति होती है इससे, ठीक है। अब बात करें दुर्दम अर्बुद की, दुर्दम अर्बुद की बात करें तो ये सबसे खतरनाक होता है भैया दुर्दम अर्बुद, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तेजी से बढ़ती है, एक तो ये तेजी से बढ़ती है, ठीक है, तेजी से बढ़ती है, रक्त द्वारा फैलती है, रक्त के साथ में ये फैलती है, ठीक है, तेजी से बढ़ती है। मान लो किसी को गले में होगी, किसी को गले में हो गई है, ठीक है, दुर्दम अर्बुद, ठीक है। मान लो शुद्धम अर्बुद है ना, ये गले के अंदर हुई तो ये गले के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। दुर्दम अर्बुद है ना, ये गले के अंदर हुई, ठीक है, तो ये फिर क्या है, एक तो तेजी से फैली, गले के अंदर फैल गई, फिर क्या हुआ, रक्त के साथ में जाकर पैरों के अंदर हो गई, ठीक है, पेट के अंदर हो रही है, ऐसे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी खून के साथ में जाके। अब ये रक्त के साथ फैलने वाले जो इसकी जो गुण है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे मेटास्टेसिस किस कौन सी अर्बुद के अंदर होता है, तो भैया दुर्दम अर्बुद के अंदर मेटास्टेसिस देखने के लिए मिलता है। तो ये हाईली डैमेजिंग है, पूरे शरीर के अंदर फैलती है, तो भैया हाईली डैमेजिंग है, सब बहुत ज्यादा डैमेज करती है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, नॉर्मल सेल है, कोई नॉर्मल कोशिका है, नॉर्मल कोशिका साधारण कोशिका है, ठीक है, सामान्य कोशिका है, उसके अंदर क्या होगा, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आएंगे, ठीक है, और वो किसको कन्वर्ट कर देंगे, कैंसर सेल में उसको परिवर्तन कर देंगे। साधारण कोशिका थी, ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैंसर कोशिका के अंदर इसको बदल दिया, ठीक है। तो ये कौन बदलते हैं इसको, ये बदलते हैं कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस बदलते हैं, कौन बदलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। हिंदी में बात करें तो कौन, कैंसरजन, कैंसरजन। तो कैंसरजन होते हैं वो क्या करते हैं, जो साधारण कोशिका है, जो सामान्य कोशिका है, उसको कैंसर कोशिका में परिवर्तन कर देते हैं। फिर बात करें कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु है उनको क्या बोलते हैं, अर्बुदीय विषाणु, क्या बोलते हैं, अर्बुदीय विषाणु बोलते हैं। जो विषाणु कैंसर करते हैं, कैंसर कोज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं, वो क्या है, वो क्या है, अर्बुदीय विषाणु, क्या है, अर्बुदीय विषाणु। इंग्लिश में बोले तो क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरस, क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरस है। यार मेरा एक मिनट, ठीक है, ओके, तो क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, ठीक है। इनमें जो जीन होता है ना, ऑन्कोजेनिक जो अर्बुदीय विषाणु, इनमें जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं, विषाणुवीय अर्बुद जीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, विषाणुवीय अर्बुद जीन। इंग्लिश में बात करें तो वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं। फिर बात करें कैंसर की अभिज्ञान और निदान, मतलब अभिज्ञान और निदान की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करें तो कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं भैया, क्या कैसे कहते हैं, जीवित वापस बोल रहा हूँ, बहुत सारे बोल रहे हैं, पहले इंग्लिश का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब हिंदी का, तो जीव थोड़ी अटक रही है। तो क्या है, जीवोती परीक्षा, पहले क्या है, जीवोती परीक्षा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बायोप्सी, क्या है, बायोप्सी, हिंदी में जीवोती परीक्षा, इंग्लिश में बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। और उत्तक विकृति अध्ययन, उत्तक विकृति अध्ययन, ये तरीके दे रखे हैं ना, पहला क्या है, बायोप्सी, ठीक है, जीवोती परीक्षा, और उत्तक विकृति अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो, उसको अभिज्ञान कर सकते हो, मतलब, ठीक है। और क्या है, रेडियोग्राफी से, रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे से, एक्सरे कराएंगे, ठीक है, एक्सरे से देखेंगे। एक है सिटी स्कैन, नाम सबने सुना था, सिटी स्कैन, फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। एमआरआई नाम सबने सुन रखा है, ये तो नॉर्मल भाषा में सब सुनते हो ना, डॉक्टर बनने जा रहे हो, एमआरआई सुना है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है जी। फिर क्या है, सीटी स्कैन द्वारा कैसे करते हैं भैया, ये ध्यान से सुनना, अब बातें ध्यान से सुनना। सीटी स्कैन द्वारा कैसे करते हैं, एक्सरे का उपयोग करते हैं। सीटी स्कैन में क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग करते हैं। सीटी स्कैन में क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, 3D इमेज बनाते हैं, किसकी, 3D इमेज बनाएंगे। सीटी स्कैन क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करके, एक्सरे का उपयोग करके 3D इमेज बनाते हैं। 3D इमेज बनाते हैं किसकी, जो आंतरिक ऑर्गन्स है, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो अंग हैं, उनकी क्या करते हैं, 3D इमेज बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर कैंसर है या नहीं है। एक है एमआरआई, एमआरआई से क्या करते हैं, तेज चुंबकीय जो क्षेत्र है, तेज चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अनायनकारी विकिरण मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और अनायनकारी जो विकिरण है उनका मतलब क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या करते हैं, जो एमआरआई के अंदर ये टेक्निक यूज करके और देखते हैं कि कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और प्रतिरक्षी, इससे ही पता लग जाता है कि भैया प्रतिरक्षी है या नहीं है। शरीर देखो, कैंसर हुआ है किसी को कैंसर हुआ तो शरीर के अंदर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी तो पक्का बनी होगी, एंटीबॉडी तो पक्का बनी होगी। अब किसी की शरीर के अंदर कैंसर के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है तो पक्का उसके कैंसर है, तो इससे भी अपन चेक कर सकते हैं कि भैया कैंसर है या नहीं है, ठीक है। अब कैंसर के उपचार देख लो भैया, कैंसर के उपचार क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या क्या है, एक शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा, शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या सेल क्रिया का मतलब क्या है, सर्जरी, ठीक है। विकिरण की चिकित्सा का मतलब क्या, रेडिएशन थेरेपी, और प्रतिरक्षा चिकित्सा का मतलब इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, विकिरण चिकित्सा की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, विकिरण चिकित्सा के अंदर सीधी सी बात मैं आपको बताऊं क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, जो जहां पर भी क्या है ट्यूमर बना ना, जहां पर भी अर्बुद जो बना है ना, जहां पर भी अर्बुद बना है, क्या करेंगे अपन, रेडिएशन भेजेंगे उसके अंदर, क्या करेंगे, रेडिएशन भेजेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, विकिरण भेजेंगे, और उन विकिरणों से क्या करेंगे अपन, और जो अर्बुद है उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या करेंगे, नष्ट करने की कोशिश करेंगे। जो उस अर्बुद के चारों तरफ जो सामान्य जो है ना, जो कोशिका है, जो नॉर्मल कोशिका है, उनको तो अपन सेफ रखेंगे, और जो अर्बुद है उसको क्या करेंगे, उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, विकिरणों द्वारा, ठीक है। ये क्या है, विकिरण चिकित्सा है। तो जो सामान्य जो उत्तक है उनका ध्यान रखते हुए अर्बुद जो कोशिका है उनको घातक रूप से जो किरणित किया जाता है, ठीक है। जो अर्बुद जो कोशिका उनको नष्ट किया जाता है, सीधी सी बात ये, ठीक है। फिर बात करेंगे रसोचिकित्सीय, ठीक है। रसोचिकित्सीय मतलब इंग्लिश में बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या करेंगे, दवाइयां देंगे अपन, ठीक है। दवाइयों के थ्रू क्या करेंगे अपन, जो अर्बुद है उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो औषध से जो कैंसर कोशिका है उनको मारा जाता है, ठीक है। औषध मतलब दवाइयां, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो भैया साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे काम करेंगे तो साइड इफेक्ट पक्का आएंगे। साइड इफेक्ट क्या आएंगे, बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। इंसान के क्या जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, और क्या होगा, अरक्तता आ जाएगी, ठीक है। मतलब खून की कमी आ जाएगी। तो आपने देखा होगा सोनाली बेंद्रे, एक्ट्रेस जानते हो ना, सोनाली बेंद्रे, उनको कैंसर हुआ था, उनके बाल सारे झड़ गए थे। और युवराज सिंह है, ठीक है, उनके बाल झड़ गए थे, ठीक है। तो क्या है, ये लॉस हो जाता है और अरक्तता आ जाती है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। ज्यादातर जो कैंसर होते हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, ज्यादातर जो कैंसर होते हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, और रेडिएशन थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो तीनों चीजें आपको कॉम्बिनेशन के अंदर दोगे। ज्यादातर कैंसर के अंदर तीनों चीजें जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर दी जाती है। अल्फा इंटरफेरोन ये क्या बवाल है, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि भैया इंटरफेरोन की बातें मैं आपको कैंसर के अंदर बताऊंगा। तो अल्फा इंटरफेरोन क्या होता है, ये इंटरफेरोन क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल है, इसके अंदर एक शक्ति है, क्या शक्ति है भैया, कि जैसे ही इसके अंदर कोई आएगा, इसके अंदर जैसे ही कोई आएगा, जैसे मान लो कोई अटैक करेगा इस पर, इस सेल के अंदर कोई वायरस अटैक किया इस सेल पर, ठीक है। इस सेल पर जैसे कोई वायरस अटैक किया तो ये क्या करेगी, ये चिल्ला कर सबको बताएगी, ये चिल्ला कर दूसरी सेल्स को बता देगी, दूसरी कोशिकाओं को बता देगी कि भैया मेरे पर अटैक हो चुका है और आप इससे सावधान हो जाओ, ये फलाना इंसान ने मेरे पर अटैक किया है और आप सब सावधान हो जाओ और इसके खिलाफ क्या बनाने लग जाओ, आप प्रतिरक्षी बनाने लग जाओ, इसके खिलाफ फौज बनाने लग जाओ, प्रतिरक्षी बनाने लग जाओ। तो ये जो बाकी जो सेल्स है क्या करने लग जाएंगी, प्रतिरक्षी बनाने लग जाएंगे, और उससे क्या हो सकता है, उससे बच सकते हैं। तो ये जो इंटरफेरोन है, अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको सक्रिय करता है। तो ये बात हो गई ना, प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको सक्रिय कर देगा, क्योंकि प्रतिरक्षी बनाती है, ठीक है। आगे चलो फिर बात करेंगे ड्रग्स की। किसकी बात करेंगे, ड्रग्स की, ठीक है। माल फूंकने वाली बातें करेंगे हम, ठीक है। माल फूंका जाएगा, ठीक है। तो ड्रग्स के अंदर पहला कौन सा, ओपियोइड्स, ठीक है। क्या है, ओपियोइड्स। पहले सारी बातें बताऊंगा कहां से आपको मिलेगा, सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या उससे होता है ना, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन लेना नहीं है। ओपियोइड्स की बातें कर लेते हैं, पहले ओपियोइड्स की बातें करते हैं। तो ओपियोइड्स करता किस पे काम है, ये बात ध्यान से सुना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओपियोइड्स जो है ना वो किस पर काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। किस पर काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, और किस पर काम होता है, जठरांतर, ठीक है। किस पर काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर और जठरांतर पर, ठीक है। इन पे काम करता है। इंग्लिश में बात हो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जठरांतर को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भैया ये कैसा होता है, भैया ये जो ओपियोइड्स होता कैसा, दिखने में कैसा होता है, सफेद होगा, पाउडर जैसा होगा, और कड़वा होगा, सफेद होगा, पाउडर जैसा होगा और कड़वा होगा, ठीक है। कड़वा होगा, ठीक है। गंधहीन होगा, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर, कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तीखा होगा और कोई स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। सुगंध वगंध कुछ नहीं आती इसके अंदर, कोई भी स्मेल नहीं आती, ठीक है। और ये मिलता कैसे भैया, वो भी देख लो, मिलने की सब भी देख लो। एक पौधा होता है, पोस्ट का एक पौधा होता है, ठीक है। उस पोस्ट के पौधे को क्या बोलते हैं, उस पौधे को बोलते हैं पेपेवर सोमिनिफेरम। क्या बोलते हैं, पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। उससे क्या निकलेगी, मोर्फिन निकलेगी, ठीक है। उस पोस्ट के पौधे से क्या निकालेंगे अपन, मोर्फिन निकालेंगे, उसके फूल उसके पत्तों से क्या निकालेंगे, मोर्फिन निकालेंगे। अब जो मोर्फिन है ना, उसका क्या कराएंगे अपन, एसिटाइलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे। ध्यान से सुनो, मोर्फिन निकाली अपन ने, उसका क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे। अब जब एसिटाइलेशन हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मोर्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब मोर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एसिटाइल मोर्फिन हो जाएगा। अब ये डाई एसिटाइल मोर्फिन है ना, यही क्या है, हीरोइन है। यही क्या है, हीरोइन है। इसको क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं। डाई एसिटाइल मोर्फिन को क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, या फिर स्मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। हीरोइन फिल्म वाली हीरोइन नहीं है, ये लेने वाली हीरोइन है।
और ये लिया कैसे जाता है वो भी देख लो भैया, साथ में ही देख लो ये लिया कैसे जाता है, स्नोटिंग से, ठीक है। मतलब ऐसे जो वो फिल्मों में आपने देखा ना कि नाक बंद करके ऐसे ऐसे करके लेते हैं ना, वो तरीका क्या बता रहा हूँ यार मैं भी है ना, वो मतलब ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये लेना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है इसलिए बताया भैया। बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की, किसकी बात करते हैं, कैनाबिनॉइड्स की बातें करते हैं, ठीक है। कैनबिस सटाइवा से मिलता है भैया, मिलता कहां से, ये कैनबिस सटाइवा से मिलता है, ठीक है जी। कहां काम कहां पे करता है, वो कहां पे काम कर रहा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम कर रहा था। ये कहां पे काम करेगा, हृदय वाहिका तंत्र पर, किस पर काम करेगा, हृदय वाहिका तंत्र पर काम करेगा, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंग्लिश में, मस्तिष्क पर काम करेगा, ब्रेन पर काम करेगा, ठीक है जी। मुंह द्वारा और अंत शोषण पर से लिया जाएगा, मतलब खा सकते हैं और ऐसे सूंघ सकते हैं, ठीक है। ये कैनाबिनॉइड्स ऐसे ले सकते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मेरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा। मेरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा ये इसके अंदर आते हैं कैनाबिनॉइड्स के अंदर। फिर बात करेंगे किसकी, कोका एल्कलॉइड्स की, किसकी बात करें, कोका एल्कलॉइड्स की। कहां से मिलता है भैया, ये अर्थ्रोजाइलम कोका से मिलता है, कहां से मिलता है, अर्थ्रोजाइलम कोका से मिलता है, ठीक है जी। इसे किसके कहता है, डोपामिन के परिवहन में ये बाधा डालता है, ठीक है। जो कोका एल्कलॉइड्स है कहां पर बाधा डालता है, डोपामिन का जो परिवहन है उसके अंदर बाधा डालते हैं, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कौन कौन काम करता है, कोका एल्कलॉइड्स और ओपियोइड्स जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं। और जो हृदय वाहिका तंत्र है उस पर कौन काम करता है, कैनाबिनॉइड्स काम करता है, ठीक है जी। अत्यधिक मात्रा में अगर आपने कोका एल्कोहल ले ली, ठीक है, कोका एल्कोहल को क्या बोलते हैं, कोकीन भी बोलते हैं, ठीक है, कोकीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोकीन को अगर आपने अत्यधिक मात्रा में ले ली तो क्या हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो हेलुसिनेशन होगा, क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, विभ्रम का मतलब क्या है कि आप अलग दुनिया में चले जाओगे, फिर स्वर्ग दिखेगा आपको चारों तरफ, है ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, मतलब जिंदगी में, मतलब आपको आप ये सोचोगे मतलब सब कुछ मिल गया मेरे को तो भैया, है ना, कि बहुत मजा आ गया मेरे को, सारे जो आपके दुख है ना वो सारे दूर हो जाएंगे, ऐसे आपको लगता है। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, ड्रग्स से भैया एक बार लत लग गई तो लग गई, ठीक है। और कहां से मिल सकता है भैया, ये जो विभ्रम वाली जो है ना गुण है ना, और किस किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं, एक तो है, एक प्लांट है अल्ट्रोपा बेलेडोना, और एक दतूरा, तो ये दतूरा आपने सुना है, ठीक है। अल्ट्रोपा बेलेडोना है एक, और एक है दतूरा। इनके अंदर भी ये विभ्रम वाले गुण पाए जाते हैं, इनमें भी ये विभ्रम पैदा करने वाले गुण ये पाए जाते हैं। तो ये हमने ड्रग्स से बात कर लिया, बात कर लेते जल्दी से दारू की बातें और कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल अब्यूज की बातें करके एनसीईआरटी के अंदर तो भाई दारू की बातें में साफ साफ लिख रखा है कि भैया आप मतलब जो आपने की पढ़ाई की प्रेशर दे रहे हैं घर वाले, ठीक है, आपसे कोई हो नहीं रहा तो आप दारू पीने लग जाओ, ठीक है। गर्लफ्रेंड आपको छोड़ गई, ठीक है, मतलब जिस पर आपका क्रश है, ठीक है, जो वैलेंटाइन आ रहा है तो उस पर आप प्रपोज करोगे तो उसने मना कर दिया तो आप दारू पीने लग जाओगे, आप कबीर सिंह बन जाओगे। तो वो वाली हरकतें नहीं करनी है। इससे क्या हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकती है भैया दारू से। और लड़कियां जो सेवन करती हैं, ठीक है, उनके लिए बता दूं इनफर्टिलिटी हो जाएगी, आपकी सुंदरता खराब हो जाएगी उससे, तो आपकी शक्ल है ना अच्छी सी वो खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी, आपके मुंह पर बाल आने लग जाएंगे, दाढ़ी मुछाने लग जाएंगे आपको, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और एक्ने हो जाएंगे, मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे, और इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लीवर तो डैमेज होता है, लड़कियां जो सुन रहे हैं तो भैया आपको बता दूं क्या हो जाता है उससे, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे और लीवर खराब हो जाएगी, ठीक है। तो गला खराब होना है, ठीक है, पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो दारू वारू मत पीना, चाहे एग्जाम 2 अटेम्प्ट ले लेना, लेकिन दारू वारू पीना मत सीखना, ठीक है। और ये वो जो सिगरेट विगरेट पीते हो ना वो मत पीना, ठीक है। तो चलो ये हो गया भैया कंप्लीट अपना चैप्टर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो आपका मानव स्वास्थ्य और रोग जो की बातें जो करी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चैप्टर आपको जैसा भी लगा समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर जरूर से ज्वाइन कर लेना। ये नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, ताकि एग्जाम में जब आप देखो एक बार आपने सुन लिया आपको याद हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आप जब रिवीजन करोगे ना तो ये जब नोट्स आप पढ़ोगे आपकी आंखों के सामने से निकालोगे तो 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में, तो आपको बहुत आसानी होगी। पूरी एनसीईआरटी कंसाइज करके मैंने लिखी है। तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लो। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि जैसा भी आपको चैप्टर लगा, फीडबैक जरूर से देना। और वीडियो अगर पसंद है लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।